जिसमें मैंने बताया था कि जो यूरोपियों का आगमन होगा तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, पुर्तगाली के बाद आएंगे डच आएंगे, डच के बाद फिर अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद डेन आएंगे और डेन के बाद फ्रांसीसी। ठीक है। तो इसी कश्मकश में हमने कल पुर्तगालियों को पढ़ लिया कि पुर्तगाली कैसे आते हैं, अपने यहाँ कैसे फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और कैसे इनके व्यापार को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर को बैठाया जाता है। इसी कश्मकश में 3 प्रमुख गवर्नर आते हैं। ठीक है। और आगे मतलब और भी गवर्नर रहते हैं लेकिन 3 प्रमुख गवर्नर रहते हैं। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी है जो कि पहला गवर्नर अप्लाई करता है। तो दूसरा गवर्नर है वो लव एंड वॉर की पॉलिसी लाता है। लव एंड वॉर की पॉलिसी क्या है? वही जो मैंने बताया कि सती प्रथा हो रही थी, उसने रोका और उसने बोला कि एक काम करो, जो भी महिलाएं सती हो रही हैं वो पुर्तगालियों से विवाह कर सकती हैं, है ना। तो और वॉर कैसे यहां पे जोड़ा गया है? क्योंकि गोवा के आदिल शाह से क्या किया था? वॉर किया था। तो इसलिए इसे लव एंड वॉर पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, कि या तो लड़ाई से जीत लो या तो प्यार से जीत लो। तो पहले इन्होंने लड़ाई से जीता, फिर उसके बाद क्या किया बताइए? प्यार से जीता। ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने अपनी क्या की, यहाँ पे कई फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी। यहाँ पे क्या कर दी बताइए? मतलब लगा दी। ठीक है। अब पुर्तगालियों की ही देखा सीखी है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा, जब हम यूरोप में जाते हैं तो यहाँ पे आपका पुर्तगाल पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है बताइए? स्पेन है। आ रहा समझ में? और यहाँ पे आपके इंग्लैंड है। ठीक है। उस समय बताया स्पेन और पुर्तगाल की आपसी में क्या है, क्या हो गया था? एक गठजोड़ हो गया था। समझना क्या गठजोड़ हो गया था। ये गठजोड़ हो गया था इन दोनों का आपस में कि हम लोगों को पूर्वी देश में जाना है और पूर्वी देश में किस लिए जाना है? मसालों के लिए। और मसालों का फिर व्यापार करना है। व्यापार कहाँ करेंगे? ला ला करके यहाँ बेचेंगे, है ना। तो इनके पास बहुत ही अच्छी क्या थी बताइए? नेवी थी। ठीक है। और इनके पास क्या थे? बहुत अच्छे नाविक थे। ठीक है, क्लियर है। तो और इनके पास जहाज बनाने की टेक्निक बहुत अच्छी थी। इनके पास क्या? जहाज बनाने की टेक्निक बहुत अच्छी थी। इनकी जहाज की टेक्निक जो है वो कहलाती है रिपिट एवं लंगर प्रणाली। रिपिट एंड लंगर। ठीक है। रिपिट क्या होता है कि लकड़ी के बड़े बड़े पटरों को आपस में जोड़ना। किसके माध्यम से? नट के माध्यम से। आ रहा है समझ में? और नट के माध्यम से जोड़ दिया। आ रहा है समझ में? तो जिससे कि उसमें मतलब बीच में गैप भी नहीं रह गया और वो मजबूती से क्या है बताइए? जुड़ गया। तो इससे पानी भी अंदर नहीं आ पाएगा और मजबूती भी क्या है बताइए? बनी रहेगी। अब जहाज को रोकना है तो रोकने के लिए क्या करें? तो रोकने के लिए इन्होंने लंगर पड़ा लिया है। आपने पिक्चर वगैरह में देखते हो ना, ऐसे घुमा घुमा के अच्छा बड़ा सा लंगर फेंकते हैं, या जहां रोकना रहता है तो वह जहाज से सारी लंगर को ऐसे गिरा देते हैं। तो वो समुद्र के किनारे में तो सतह कम में आ जाती है। तो वहां जा करके सारे लंगर कहीं 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 कोई चट्टान में, कोई मिट्टी में, कोई नीचे धंस के चले जाते हैं। तो जहाज क्या है बताइए? रुक जाता है। अरे समझ में? नहीं तो लंगर ना हो तो जहाज को रोका जा सकता है क्या? नहीं। पता चला जहां का जहाज कहाँ चला गया? बंदरगाह के ऊपर चला गया, आगे जाके पलट गया। ठीक है। तो इस कारण से मतलब ये दोनों आपस में गठजोड़ की और गठजोड़ करके ये दोनों बोले कि चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अंग्रेज भी थे लेकिन अंग्रेजों की स्थिति अभी अच्छी नहीं थी। अंग्रेज लोग के यहाँ स्थिति बड़ी दयनीय थी। आरएसएस में इनकी जो नेवी बनी थी वो भी चिटपिट लूटपाट किया करती थी, छोटी मोटी लूट करती थी। कहीं गए, कोई छोटा द्वीप मिला तो उसको लूट लिए, ऐसे किए, है ना। लेकिन आगे चल करके इन्होंने ये भी अपनी नौसेना को मजबूत करेंगे और इतना ज्यादा मजबूत कर देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत नौसेना किसकी है बताइए? स्पेन और पुर्तगाल की। आ रहा है। तो इनको आगे चल करके 1578 में एक युद्ध होगा जिसमें स्पेन और पुर्तगाल की संयुक्त नेवी को कौन हरा देगा? अंग्रेज हरा देंगे। तो अंग्रेजों को यहां से मोटिवेशन आएगा। अंग्रेजों को क्या मोटिवेशन आएगा? कि हमने इस विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्पेन और पुर्तगाल की संयुक्त नेवी को हरा दिया है। तो मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं? अब पुर्तगाल का कब्जा कहां पे है? भारत में है। तो इसलिए अब हमको कहां चलना चाहिए? भारत चलना चाहिए। तो फिर ये लोग आगे आकर के क्या है बताइए? यहां पे इस समय पुर्तगाली आ जाएंगे और आज हम जिनको पढ़ेंगे डच। तो पुर्तगालियों की भी छुट्टी कर देंगे और किसकी छुट्टी कर देंगे? डचों की भी। और ये लोग यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। ठीक है। इसी कश्मकश में कल हमने पुर्तगाली देखा था। पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे बताइए? डच। डच कौन है? हॉलैंड, और जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड।
यहाँ के क्या है बताइए, निवासी हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए समझिएगा, ठीक है। अब जब सभी ने यात्रा शुरू की, सभी ने यात्रा शुरू की कि नहीं की, जैसे वास्को डिगामा कितने बार भारत आया, 3 बार। पूछता है वास्को डिगामा की डेथ कहां हुई, तो कहां डेथ हुई वास्को डिगामा की, भारत के कोच्चि में, कोचीन में, कोच्चि बोलो या कोचीन बोलो, ठीक है। और उसके शव को कहां दफनाया गया, अरे चीन कहां पहुंच गए, वो फादर जाएगा ना वहां, वो डोकरा वहां मरेगा। यहां वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा के को कौन से चर्च में दफनाया गया, हाँ सेंट फ्रांसिस चर्च है ना, ठीक है, यहां पे दफना दिया जाए। फिर इसके बाद इसके हड्डियों के अवशेष को कहां ले जाया जाएगा, पुर्तगाल लिस्बन ले जाया जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं का पड़ोसी कौन है यहाँ पे बताइए, डच है, नीदरलैंड है, ठीक है। तो जब ये लोग देखेंगे कि यार ये लोग वहां गए हैं और मसाला ला रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जाएं, क्योंकि ये लोग भी सब द्वीप समूह के देश थे और इनके पास भी क्या थी बताइए, नेवी। तो अपने नेवी को लेकर के, जंगी जहाज का काफिला लेकर के ये भी कहां की तरफ कूच करते हैं, भारत की तरफ कूच करते हैं। अब भारत की तरफ जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये लोग क्या स्थिति देखते हैं, ये लोग यहाँ पे ये स्थिति देखते हैं, ठीक है। एक इनका भी एक यात्री आता है, जैसे वास्को डिगामा आया था तो डच का भी एक यात्री आता है जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा करता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है कार्नेलिस द हस्तमान। ठीक है। अब ये कहां आता है यात्रा करने, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया के यहाँ नीचे आओगे तो क्या है बताइए, जावा द्वीप है, ठीक है। और देखना मलेशिया को भी क्या बोला जाता है, मसालों का द्वीप, क्या बोला जाता है, मसालों का द्वीप। समझिएगा सबसे ज्यादा मसाले कहाँ होते थे, ये केरल में, केरल का जो मालाबार तट है, और फिर यहाँ कोरोमंडल में भी, यानी दक्षिण भारत में होता था, ठीक है। और उसी के साथ साथ कहाँ पे होता था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सबसे ज्यादा, उसके बाद कहाँ, मलेशिया में, और कहाँ बताइए, जावा में, ठीक है। और यहाँ से प्राचीन समय में ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और भारत से क्या जा रहा है, लगातार मसाला जा रहा है। मैंने बताया था ना, नेजुडेयन, ठीक है, नेडुजेडियन, उसके समय में अगस्टस अपना राजदूत भेजता है ना पांड्य प्रदेश में, और तब से मसालों का व्यापार क्या है, चल रहा था। और इनके लिए मसाला क्यों जरूरी है, क्योंकि ये केवल क्या खाते हैं, मांस, क्योंकि 6 महीने वहां बर्फ से ढका रहता है तो कोई खेती नहीं हो पाती है। अब देखो समझो, अब डच आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो डच जब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे तो सभी जगह किसका कब्जा है, पुर्तगालियों का। आपने देखा ये जो कोचीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा है। पुर्तगाली कहाँ पहुंच गए हैं, गोवा पहुंच गए हैं। पुर्तगाली कहाँ पहुंच गए हैं, बंबई, सालसेट, आ रहा है समझ में, बेसिन, यहाँ पहुंच गए हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी जंगी जहाज का बेड़ा खड़ा हुआ है, और इस पूरे क्षेत्र में किसका कब्जा है, इनका कब्जा है, ठीक है। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बंगाल में भी इन लोगों की क्या है बताइए, फैक्ट्री क्या है बताइए, इस्टेब्लिश है, ठीक है। और उसी के बाद देखें कि इन्होंने अपना एक्सटेंशन कहाँ कर लिया है, तमिलनाडु वाले भी क्षेत्र में कर लिया है। तो इस प्रकार इन्होंने देखा कि मैक्सिमम मतलब जगहों पर किनका अधिकार है, यहाँ पे इनका, सॉरी यहाँ तक इनका अधिकार है, ठीक है। अब इनको जो खाली स्पेस मिल रहा है, वो खाली स्पेस कहाँ पे मिल रहा है, केवल ये वाले क्षेत्र में मिल रहा है, समझ रहे हो, इतना क्षेत्र इनको खाली मिल रहा है यहाँ पे। तो अब ये बताओ, ये लोग आएंगे तो कहाँ आएंगे बताइए, ये वाले क्षेत्र में आएंगे, समझ रहे हो। तो यहां से आए और इन्होंने देखा कि इतनी जगह पे किसका कब्जा है, पोर्तुगीज का, पुर्तगाली का, ठीक है। ये वाला एरिया खाली है। अब ये लोग क्या करेंगे कि ये वाले क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आए, सब देखे देखे, कार्नेलिस द हस्तमान आया, उसने बताया कि ये स्थिति वहां की है, इसलिए हम एकदम से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल की सेना क्या है, बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तो ये लोग यहां से कहां चले आते हैं बताइए, सीधे मलेशिया, ठीक है।
अब मलेशिया में आकर के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। यहीं इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है अम्बोयाना। यहाँ मलेशिया में यहीं पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, अम्बोयाना। यहां पर ये लोग आकर के अपनी पहली फैक्ट्री क्या कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं 1605 में। ठीक है, अम्बोयाना में आते हैं और 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री क्या कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। अभी भारत नहीं पहुंचे हैं। भारत क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि भारत की यथास्थिति आप देख रहे हो। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, देखो घुमा के पूछा था प्रश्न, पूछा था कि डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। समझ रहे हो, तो अपनी अभी भारत में नहीं पूछा है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में पूछा है। तो कहां पे स्थापित की, मलेशिया का द्वीप है अम्बोयाना में, 1605 में पहली फैक्ट्री। अब यहां पे मसाला बहुत अच्छी मात्रा में मिलता था, तो यहां से ये क्या करते थे, मसाला खरीदते थे। समझ में आया। अब क्योंकि अब भारत में ये लोग क्या करें, तो ये लोग क्या करते हैं, देखो यहां से आते हैं भारत में ये वाले क्षेत्र में, तो ये हमारा क्या हो गया, कोरोमंडल तट हो गया। ये हमारा कौन सा तट हो गया, इसे हम मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, केरल में, और ये तमिलनाडु में है, इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पे आएंगे और यहां पे बहुत अच्छा व्यापार होता था किसका बताइए, सूती वस्त्रों का। तो ये यहां से क्या करते हैं, सूती वस्त्र खरीदते हैं, और सूती वस्त्र खरीद करके कहां ले जाते हैं बताइए, मलेशिया ले जाते हैं। और मलेशिया से इसके बदले क्या खरीदते हैं, मसाला। तो आपसे पूछेगा कि डच भारत में किसका व्यापार करते थे, तो डच भारत में मसालों का व्यापार नहीं करते। किसका व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र के बदले में ये क्या देते थे, तो सोना देते। क्या देते थे बताइए, सोना। तो सोना देकर के सूती वस्त्र खरीदे। सूती वस्त्र की मलेशिया में मांग थी, तो मलेशिया में बेचे, और मलेशिया से सूती वस्त्र के बदले में क्या ले लिए, मसाला। और मसाला लेकर के कहां चले गए बताइए, अपने देश चले गए। तो पूछेगा कि डच मसालों का व्यापार कहां से करते थे, तो मलेशिया से करते। ठीक है, और डच भारत से किसका व्यापार करते थे, तो डच भारत से किसका व्यापार किया करते थे, सूती वस्त्र का व्यापार किया करते। पूछेगा कोई कि डचों ने मसालों में हाथ क्यों नहीं डाला, तो इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर ये लोग मसालों का व्यापार करते तो पुर्तगाली इनकी छुट्टी कर देते। क्योंकि मसालों के व्यापार, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमत किसकी, जैसे काली मिर्च क्या बोला जाता था उस समय, काला सोना बोला जाता था। ठीक है, तो उसमें हाथ लगाने देंगे क्या, नहीं। अगर उसमें लोग हाथ लगाएंगे तो उसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा किससे बताइए, पुर्तगालियों से। समझे। अब ये लोग, मतलब देखो एक व्यापारी क्या करता है समझना, एक व्यापारी किसी जगह में जाता है तो देखता है कि यहां किस चीज की मांग है, पहली चीज, और मैं यहां पे क्या बेच सकता हूं। तो ये यहां पे आए तो देखे किसकी मांग है, सूती वस्त्र की। और यहां पे आए तो क्या देखे, किसकी मांग है बताइए, सोना की। तो इन्होंने यहां पे क्या दिया, सोना। देखो भारत सोने की चिड़िया कैसे बनता है, ऐसा नहीं कि भारत में सोने की चिड़िया थी। भारत सोने की चिड़िया ऐसे बनता है, ये व्यापार के माध्यम से। ये लोग यहां से व्यापार करते हैं और बदले में भारी मात्रा में क्या दे जाते हैं बताइए, सोना। तो इतना ज्यादा सोना भारत में, क्योंकि भारत में तो सोना पाया नहीं जाता है, तो क्वेश्चन अराइव होता है ना कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बना। क्योंकि भारत में तो सोना केवल कोलार और हट्टी की खानों में पाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत, और आप देखते हो ना दक्षिण भारत में ही सबसे ज्यादा सोना है कि नहीं है। दक्षिण भारत की अगर दुल्हन को आज की डेट में देख लो, कितने करोड़ की हो, एक दुल्हन पता चला कम से कम अपने आप में क्या है, 10 करोड़। दहेज दहेज की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। और उनके पास ये जो सोना है वो सोना पुश्तैनी है। पुश्तैनी मतलब समझ रहे हो ना, दादा पुरखे, उनके पुरखे, उनके पुरखे, और उनके पुरखों के पास कहां से आया, यहां से आया। समझ में आ रहा है। इसलिए हर घर में क्या है बताइए, वहां पे अगर कुछ नहीं भी है, गरीब से भी गरीब घर है, तो उनके यहां कम से कम नहीं तो आराम से 20 से 25 तोला सोना निकलेगा, मिनिमम है इतना। उत्तर भारत में गरीब फटे हाल
यहाँ का जो है ही नहीं, ना सोना है ना चांदी है, कछु भी नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है ना। उत्तर भारत की लड़कियां वो शादी में बेंटेक्स पहन रही हैं, है ना, आ रहा है क्योंकि सोना, अब तो सोना पहुंच बाहर चला गया ना, कितना 1,20,000 30,000, है ना। तो अब तो घर में पड़ा है सोना के, अब तो रोना ही रोना क्योंकि अब तो सोना बिल्कुल ही कहाँ चला गया है बताइए, पहुंच के बाहर चला गया है। इसीलिए दक्षिण भारत क्या है बताइए, इतना ज्यादा क्या है, रईस है। देखो अब इंडियन इकोनॉमी का सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप सोने को अपने घर में रखे हो तो आपने अपनी खुद की इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक कर दिया, उसी सोने को उठा करके आप कहाँ रख दो, बैंक में, और बैंक से ले लो लोन, और लोन से क्या कर लो, बिजनेस कर लो। आ रहा है समझ में? भारत को दो लोग बर्बाद करके रखे हैं। एक तो मतलब भारत की ये जो गृहिणियां हैं जिन्होंने अपना सोना गाड़ के रखा है, उससे इकोनॉमी ब्लॉक हो गई। और दूसरा कौन बर्बाद करके रखा है भारत को, कौन बताइए आप लोग, कॉमन सेंस से बताइए, दूसरा कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया पूरी तरह? कौन है वो, कौन है? भिखारी कहीं खड़ा है, सिविक सेंटर में जाओ चौपाटी में खाने, इतने लोग घेर लेंगे, लगता है कि यही वड़ा पाव उसके मुंह में ले, तू ही खा ले। तो ये भिखारी क्या है, ये इकोनॉमी को ब्लॉक कर रहा है। भाई अगर तुम्हारे 2 पांव और दो वो क्या है बताइए, सही है, तो तुम क्यों भीख मांग रहे हो? अब उसको भीख दिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, ब्लॉक हो रही है। ब्लॉक हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि वो ऐसा कोई उत्पादन का काम ही नहीं कर रहा है, किसी चीज में भाग ही नहीं ले रहा है, और ऊपर से उसको फ्री में पैसे मिल गए। शाम को भिखारियों का कलेक्शन देखो जबलपुर में, कितना पता चला, 1,000 रुपए, वो भी बिना काम किए। मजदूरी किए तो कितना मिल रहा, 500 मिल रहा। अरे समझ में, तो ऐसे अकर्मण्यता आती जा रही है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी भिखारी को भीख नहीं देना चाहिए। अरे समझ में, हम तो पकड़ लेते हैं सबको, चलो काम दिलाते हैं, तो मारने आने लगते हैं पर्स सरस निकाल के दिखाए, बोले अरे बाप रे, इनके पास तो क्या है बताइए, भंडार पड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो समझ में आया आप लोगों को, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, यहां लगाएंगे। अरे सॉरी, डच, डच कहाँ लगाएंगे बताइए, कोरोमंडल तट पे लगाएंगे, ठीक है। तो एकदम से ये मतलब जो है, तो कोरोमंडल तट पे ना जाकर के यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ जगह में यहाँ पे मैंने बताया था ना भाई, कब्जा है, किसका कब्जा है बताइए, पुर्तगाली का। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, एक काम करो, यहाँ हाथ मत डालो, यहाँ हाथ डालेंगे तो ये लोग अटैक करेंगे। एक काम करो, थोड़ी ऊपर चलो, ऊपर चलो, कहाँ खाली है, कहाँ खाली है, तो आंध्र प्रदेश आ गए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मछलीपट्टनम। क्या नाम है बताइए, मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, दोनों एक ही नाम है, मूसलीपट्टनम। तो ये लोग आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री। तो अब प्रश्न पूछेगा कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश की, तो कहां स्टैब्लिश की बताइए, मूसलीपट्टनम में स्टैब्लिश। समझ में आया, ठीक है। और कब की, 1605 में। तो 1605 में ये यहां भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट पहले यहां भी कर चुके हैं। तो आपसे पूछेगा कि डचों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में पहली फैक्ट्री कहां, तो अम्बोइना। और डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश की, तो दैट इज आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम में 1605 में। और यहीं क्यों स्टैब्लिश की, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। मसालों का व्यापार क्यों नहीं किया, क्योंकि मसालों का व्यापार करना मतलब पुर्तगालियों से सीधे टक्कर लेना, और अभी ये सीधे टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। समझ में आया, ठीक है। अब आगे चल करके ये लोग क्या करेंगे कि यहीं पे अपनी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, कहां पे, पुलिकट में, ठीक है। यहां पे जस्ट एक दूसरी जगह है, देखो ये तुम्हारा तमिलनाडु हो जाएगा इतना, ठीक है, और यहां आंध्र प्रदेश, और इसी के बीच में एक द्वीप है, ठीक है, श्रीहरिकोटा, आपने नाम तो सुना होगा, पुलिकट झील के किनारे, ठीक है। तो यही जो पुलिकट है, तो इसी पुलिकट में ये लोग अपनी 1610 में दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसी के जस्ट बाजू में। समझ में आया। तो दूसरी फैक्ट्री ये लोग कहां लगाएंगे बताइए, अपनी 1610 में लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे बताइए, पुलिकट में लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके बाद ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, यहां इस तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको मतलब जो है तो चंद्रपुर का राजा रहेगा, बंगाल, बंगाल में चंद्रपुर का जो मतलब शासक रहेगा, तो उससे अनुमति लेकर के चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तो अगली फैक्ट्री इनकी कहां पे लगेगी बताइए, चिनसुरा में लगेगी, ठीक है। ये भी आपकी 1610 में।
समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहां तो हाथ ये लोग बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर यहां हाथ डाले तो इनकी क्या हो जाएगी बताइए, तबाही हो जाएगी। ठीक है। अब आगे चल करके ये देखेंगे कि यार यहां हाथ नहीं डाल सकते, तो अब हम कहां हाथ डालें? तो यहां पे एक जगह है जिसका नाम क्या है बताइए, सूरत। अब सूरत एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत बड़ा बंदरगाह है, और ये बंदरगाह को इन्होंने देखा कि सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां से अरबी व्यापारी आ रहे हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां दिल्ली में कौन बैठा है बताइए? मुगल बादशाह, तो मुगल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। यहां पे पुर्तगाली आ रहे हैं, तो पुर्तगाली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? मतलब यहां पे किसी का एकाधिकार नहीं है, समझ में आया? यहां पे किसी का भी एकाधिकार नहीं है, यहां पे सब लोग व्यापार कर रहे हैं। इसी के साथ यहां सूरत के कुछ स्थानीय व्यापारी भी हैं, यहां के भी रहेंगे ना? यहां के कौन रहेंगे बताइए? स्थानीय व्यापारी। तो स्थानीय व्यापारी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब ये एक तरह से सार्वजनिक और बहुत बड़ा बंदरगाह था, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पे ये लोग भी आकर के अपनी एक छोटी सी साइड में फैक्ट्री डाल देते हैं। तो अगली फैक्ट्री ये लोग चौथे नंबर की कहां पे डालते हैं? सूरत में डालते हैं। समझ में आया? बाकी जगह ये लोग हाथ नहीं डालेंगे। क्यों हाथ नहीं डालेंगे? क्योंकि वहां पे कौन रहेगा बताइए? ये पुर्तगाली लोग पूरी तरह से यहां पे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखना, समझना बात को, ठीक है। अब इस तरह से इनका व्यापार लंबे समय तक चल रहा है, और ये वाला पूरा क्षेत्र, अब यहां का जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है, यानी कि ये यहां पे पूरा किसका अधिकार हो गया? डचों का। यहां पे चिंसुरा में हो गया, और यहां पे थोड़ा क्या बताइए, हाँ यहां पे अधिकार नहीं हुआ, यहां पे कंबाइंड रूप। तो इतने पूरे क्षेत्र में किसने अधिकार कर लिया है बताइए? डचों ने कर लिया है। ठीक है, क्लियर है ना? तो आपसे मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा के पूछता है, ये भारत का कौन सा रीजन हो जाएगा बताइए? ईस्टर्न रीजन। और ये भारत का कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न रीजन। डचों ने पश्चिम में अपनी फैक्ट्री कहां पे स्थापित की? सूरत में। ठीक है। और डचों ने, है ना, डचों में पहली फैक्ट्री भारत में कहां इस्टेब्लिश की? मछलीपट्टनम। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहां इस्टेब्लिश की? चिंसोरा में, है ना? इसके ऊपर तो चटगांव और सतगांव में कौन बैठा हुआ है? पुर्तगाली। बताया था ना? तो जहां जहां इनको जगह मिली, इन्होंने अपनी फैक्ट्री को क्या कर ली, मतलब इस्टेब्लिश की। इसी के साथ चूंकि इनके पास सोना था, क्या था बताइए? सोना। तो सोने का सिक्का जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे बताइए? सोने का सिक्का जारी करेंगे। तो मछलीपट्टनम में ही इन्होंने अपनी टकसाल लगाई। टकसाल मतलब समझते हो? जहां पे सिक्का ढाला जाता है। ठीक है। और यहां पे इन्होंने सोने का सिक्का, और सोने को डच लोग जानते हो क्या बोलते थे? पैगोड़ा। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि पैगोड़ा सिक्का किसने जारी किया? पैगोड़ा मतलब क्या? सोना। तो पैगोड़ा सिक्का किसने जारी किया बताइए? डचों ने जारी किया। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इन्होंने देखा कि पुर्तगालियों ने यहाँ के लोगों के धर्म में हस्तक्षेप किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराया, लोगों का कन्वर्जन कराया। तो जो डच लोग थे ना, वो मतलब धर्म को लेकर के उनमें कट्टरता नहीं थी, धर्म को लेकर के उनमें सहिष्णुता थी। इसलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उनके भी धर्मों का क्या किया बताइए? सम्मान किया। और डच लोग उदारवादी थे। कैसे थे? उदारवादी थे। तो इन्होंने यहाँ के लोगों को रोजगार भी दिया। कैसे रोजगार दिया मतलब समझ रहे हो? ये सूती वस्त्र को ढोने का, जहाज से उतारने का, इन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया, और मजदूरी भी अच्छी देते थे। और सूती वस्त्रों का जो ऑर्डर देते थे ना, तो सूती वस्त्र को बनाने की प्रोसेस होती है ना, पता है ना, धागा बनाते हैं, धागे से वस्त्र बनाते हैं, तो उसका अग्रिम भुगतान कर देते थे। अग्रिम भुगतान मतलब समझ रहे हो ना? एडवांस में पेमेंट कर देते थे। तो डचों का भारत के साथ संबंध कैसा था? भारत के स्थानीय लोगों से संबंध क्या था बताइए? बहुत अच्छा था और उदारपूर्वक था। समझ रहे हो? ठीक है। और थोड़ा बहुत खाने को तमाकू दे देते थे, ले लो, खा लो। तो इससे दोस्ती क्या है, और ज्यादा बढ़ गई। समझ रहे हो? अगर दो दोस्त हैं तमाकू खाने वाले, एक ने दूसरे को ऑफर कर दिया, मतलब वो आज से उसका जिगरी दोस्त हो गया। समझ गए बात को? ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा संबंध बना लिया, और टकसाल यानी कि सोने का सिक्का पैगोड़ा जारी किया। और पैगोड़ा जारी करने के साथ साथ इसमें जानते हो उन्होंने किसको अंकित किया? यहीं के स्थानीय भगवान को। तो इन लोगों की बहुत ज्यादा
इन लोगों से मित्रता हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने स्थानीय भगवान, और उस स्थानीय भगवान का नाम था वेंकटेश, वेंकटेश देवता। साउथ में है ना मंदिर इनका, ठीक है। तो वेंकटेश देवता को इन्होंने मतलब इसमें क्या किया बताइए, जारी किया। समझ रहे हो, जैसे कलचुरी वंश में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, तो हमने बताया था ना कि गांगेय देव एक सिक्का जारी करता है लक्ष्मी जी की आकृति का, बताया था, याद आ रहा है। और वही लक्ष्मी जी की आकृति का बैठी हुई मुद्रा का दिवाली में मिलता है सब जगह सिक्का, पूरे भारतवर्ष में कि नहीं मिलता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो समझ में आया, ये सब इन्होंने क्या किया बताइए, यहां पे किया, ठीक है। अब आगे चल करके क्या होगा कि 1759 में मतलब ये डचों का, फिर इसके बाद अंग्रेज आएंगे यहाँ पे, ठीक है। डच आए, डच के बाद अगले कौन आएंगे यहाँ पे, अंग्रेज। अंग्रेज कैसे आ जाएंगे, मैंने अभी कहानी बताई थी कि अंग्रेज स्पेन और पुर्तगाल को क्या कर देंगे बताइए, परास्त कर देंगे। तो परास्त करके कहां पे आ जाएंगे बताइए, यहां पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा। तो जब अंग्रेज यहां पे आएंगे तो ये किसकी छुट्टी करेंगे मालूम है, पुर्तगालियों की भी छुट्टी करेंगे और डच, क्योंकि दो ही लोग हैं ना यहाँ पे। तो ये किसकी छुट्टी करेंगे, पुर्तगालियों की भी छुट्टी करेंगे, और पुर्तगालियों के साथ साथ किसकी छुट्टी करेंगे बताइए, डच की। अभी जब अंग्रेज आ जाएंगे तो हम पुर्तगालियों की छुट्टी करेंगे, और अभी डच हैं तो डचों की छुट्टी करते हैं। तो डचों की ये कैसी छुट्टी करेंगे समझना। तो 1759 में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध होगा, वेदरा का युद्ध। किसका युद्ध बताइए, वेदरा का युद्ध होगा, ठीक है। वेदरा जगह का नाम है जो कहां पे है बताइए, बंगाल में है, ठीक है। अब क्योंकि इनको बंगाल में आना है, किसको, अंग्रेजों को, और यहां पे ऑलरेडी कौन है बताइए, पुर्तगाली भी हैं और डच हैं, ठीक है। लेकिन डचों ने एक चीज याद रखना, अपना जो मुख्यालय बनाया था, अपने जो गवर्नर बैठाए थे, अपनी जो सारी एक्टिविटी करते थे, वो कहां पे करते थे बताइए, एम्बोइना में करते, ठीक है। और अम्बोइना के साथ साथ आगे चल करके ये जावा द्वीप में भी कब्जा कर लिए थे, और जावा द्वीप में इन्होंने दो नगर बसाए हैं। कितने नगर बसाए हैं, दो नगर बसाए हैं। एक नगर है बैटेविया, बैटेविया, और दूसरा जो नगर है यहां जावा द्वीप में, उसका नाम क्या है बताइए, बेंटम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग मतलब पूरी तरह से ये लोग सारी अपना पूरा कंसंट्रेशन कहां कर लिए थे बताइए, यहां पे कर लिए थे, और यहां पे। तो ये इनका जो मुख्यालय था, इनके जो गवर्नर थे, जैसे पुर्तगाल गवर्नर तो कोचीन में बैठ रहा है ना, और कोचीन से अपनी राजधानी 1630 में कहां ट्रांसफर कर दिया, गोवा में कर दिया, ठीक है। तो वो कहां पे बैठ रहा है, गोवा, गोवा हेडक्वार्टर बनाया है। और ये लोग अपना हेडक्वार्टर किसको बना दिए थे मालूम है, ये बेंटम को अपना क्या बना दिए थे, हेडक्वार्टर बना दिए थे। और यहीं पे आगे चल करके कौन बैठ रहा था, इनका गवर्नर बैठ रहा था। समझ में आया, ठीक है। तो ये लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट कहां हो गए, यहां हो गए। इन्होंने अपना राज्य कहां स्थापित किया, यहां किया। यहां भी इनके पहले पुर्तगाली थे, तो पुर्तगालियों की इन्होंने छुट्टी कर दी। अब यहाँ का सब इतिहास क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि भारत से रिलेटेड नहीं है, इसलिए। लेकिन जानकारी के लिए आप जान लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से पुर्तगालियों की पूरी तरह छुट्टी कर दी और पूरा हेडक्वार्टर बना लिया, यहाँ कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज आए तो इनको डिस्टर्ब किए, इन्होंने बोला चलो यार हार गए, हटाओ अलग करो। क्यों, क्योंकि हम कंसंट्रेट कहाँ करेंगे, यहाँ। तो डच जा करके कहाँ सीमित हो गए, दक्षिण पूर्वी एशियाई। और क्यों सीमित हो गए, क्योंकि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर यहां बनाया था, और मसालों का व्यापार इनका सुगमता और बहुत अच्छी तरह यहां से क्या हो रहा था, संचालित हो रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1759 में जो वेदरा का युद्ध होगा, तो वेदरा के युद्ध में डच हार जाएंगे यहां पे, और अंग्रेज जीत जाएंगे, ठीक है। यहां पे डच परास्त हो जाएंगे, और कौन जीत जाएंगे बताइए, अंग्रेज जीत जाएंगे। इस प्रकार से भारत में डचों का क्या हो गया बताइए, एक तरह से मतलब उन्मूलन हो गया। समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है ना। और आगे चल करके इसी बीच में मतलब यहाँ पे 1688 में, इसके बाद आएगा 1688। 1688 में इंग्लैंड में आपको पता है गौरवपूर्ण क्रांति होगी। क्या होगी बताइए, गौरवपूर्ण क्रांति होगी। इसमें जनता विद्रोह कर देगी। क्या विद्रोह कर देगी, कि जो हमारा राजा है वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या है, हटाना चाहते हैं। और ब्रिटेन में पूरी तरह से संसदीय शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका राज हो बताइए, जनता, ताकि जनता के साथ गलत ना हो, ठीक है। तो उसी समय जो राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम क्या था बताइए, मेरी था। क्या नाम था बताइए,
मेरी, कहाँ की? इंग्लैंड की राजकुमारी, ठीक है। और डच, डच का राजकुमार था जिसका नाम क्या था? विलियम ऑरेंज। क्या नाम था बताइए? विलियम ऑरेंज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है, तो ये लोग किसको आमंत्रित करते हैं इसको, कि आप वापस आओ हमारे यहाँ। ये कहाँ का निवासी है? डच का है। आप हमारे यहाँ आओ और मेरी से क्या करो? विवाह करो। तो डच का अंग्रेजों से कैसा संबंध हो गया? वैवाहिक संबंध। तो आगे चल करके अब डच और अंग्रेजों में लड़ाई नहीं होगी। तो भारत में जितनी भी डचों की फैक्ट्री है वो दहेज में किसको दे दी जाएगी? किसको दे दी जाएगी? अंग्रेजों को दे। तो कोई पूछे कि भारत में डचों की फैक्ट्री का क्या हुआ, तो भारत में डचों की फैक्ट्री का ये हुआ क्योंकि मैरी को प्यार हो गया विलियम से। तो विलियम ने अपनी, मतलब मैरी ने सारी फैक्ट्री मतलब विलियम को क्या कर दी बताइए? एक तरह से दहेज में दे दी। तो सारी फैक्ट्री किसके अंडर में आ जाएगी? यहां। और अब यहां का शासक कौन बन जाएगा? इंग्लैंड का विलियम ऑरेंज बन जाएगा। तो आगे चल करके अब इनमें लड़ाई नहीं होगी। तो डचों का किस में वैवाहिक संबंध हो गया? अंग्रेजों से। समझ में आ गया? तो डच और अंग्रेज अब क्या हो गए बताइए? रिश्तेदार हो गए। तो अब ये लोग लड़ेंगे क्या आपस में? नहीं लड़ेंगे। तो अब अंग्रेज लोग किससे लड़ेंगे? इसके जस्ट बाद कौन आएगी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेज आएंगे। तो अंग्रेज लोग किससे लड़ेंगे? पुर्तगाली से। समझ रहे हो? तो यहां पुर्तगालियों की भी वो क्या कर देंगे बताइए? छुट्टी कर देंगे, उनको क्या कर देंगे? परास्त कर देंगे। तो पुर्तगालियों की फैक्ट्री किसकी हो जाएगी बताइए? अंग्रेजों की। अब इसी बीच में आ जाएंगे फ्रांसीसी, क्योंकि अंग्रेजों के क्या है बताइए? इसके बाद डेन आएंगे, लेकिन डेन आते हैं और चले जाते हैं, आया राम और गया राम, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते। और फिर आएंगे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में रहेंगे, तो फ्रांसीसी भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। तो अब कांटे की टक्कर किस में होगी? अंग्रेज में और फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी यहां जीती बाजी हार जाएंगे। और कौन जीत जाएगा? अंग्रेज। और भारत में एक नया औपनिवेशिक काल, यानी कि गुलामी का काल चालू। किसका बताइए? अंग्रेजों का। जो कि 1757 से लगभग लेकर के कहां तक चलेगा? 1947 तक चलेगा। तो कल हम पढ़ेंगे अंग्रेजों को। अंग्रेजों को लड़ाएंगे किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई? कौन अंग्रेज सबसे पहले आता है? कैसे वो परमिशन मिलती है उसको? कैसे कैसे किससे किससे लड़के? पुर्तगालियों से लड़के। डेन आएंगे तो डेन कुछ खास नहीं, बस आ करके वो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ क्या है? चले जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी की बहुत कड़ी टक्कर होगी दक्षिण भारत में, किससे? अंग्रेजों से। और इसी में ये लोग कर्नाटक को भी घसीट लेंगे बीच में। तो फिर होगा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, या जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, एक तरफ कौन रहेगा बताइए? फ्रांसीसी। और एक तरफ कर्नाटक का एक राजा रहेगा और एक तरफ दूसरा राजा रहेगा। और ये लोग मिलकर के क्या करेंगे? लड़ाई। तो इसी पीढ़ी में हम इसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे आंग्ल कर्नाटक युद्ध। फिर उसके बाद ऊपर इसी समय एक बहुत मजबूत शक्ति उभर के आ जाएगी, मराठा। और कौन? हैदर अली। तो हैदर अली से लड़ाई होगी मैसूर में, आंग्ल मैसूर का युद्ध। फिर इसी के साथ पैरेलल में मराठों से लड़ाई होगी। तो मराठों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि यहां मैसूर और मराठों में मित्रता नहीं थी, तो इसका फायदा कौन उठाया? अंग्रेज। अगर मैसूर, मॉडर्न इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, जैसे मजुमदार जी कहते हैं कि अगर मराठे और मैसूर एक हो जाते तो कभी भी अंग्रेज जीत नहीं पाते। लेकिन मराठे मैसूर दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा कौन ले लेगा? अंग्रेज ने। तो हमें दूसरों ने नहीं, किसने? अपनों ने तबाह किया है। समझ रहे हो? ठीक है। तो इस प्रकार ये लोग किसकी? कर्नाटक की भी छुट्टी कर दिए, मैसूर की भी छुट्टी कर दिए, मराठा की भी छुट्टी कर दिए। तो अब पूरा दक्षिण भारत किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। और वहां जाएंगे ऊपर बंगाल में, तो बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीत जाएंगे। वहां पे सिराजुद्दौला का सेनापति क्या कर देगा? घूस लेके गद्दारी कर देगा। और फिर रैली निकालेंगे तो भारत के लोग तमाशा देखने में मजा आता है। रैली लगवा लो, भंडारा करवा लो, ताली बजा रहे हैं सब। अगर एक एक भारतीय भी एक एक पत्थर कहा जाता है अंग्रेज पे मारता, तो अंग्रेज वही खत्म हो जाता। लेकिन अंग्रेजों का उत्साह वर्धन किया कि तुमने बहुत अच्छा किया जो सिराजुद्दौला को हरा दिया। पहली बार क्या देखा? रैली देखी। और गोरे गोरे आदमी देखे तो एकदम देख के दिल को मतलब
समझ रहे हो? ये सब मतलब चल रहा था। फिर यहाँ पंजाब में रणजीत सिंह बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहेगा तो अंग्रेज लोग की हिम्मत नहीं थी कि रणजीत सिंह को छू ले, लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह मर जाएगा तो उसके बाद ये लोग सिखों की छुट्टी कर देंगे। तो इस प्रकार से आंग्ल और पंजाब सिख युद्ध होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान से भी युद्ध होता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। फिर वहां नेपाल से भी युद्ध होता है तो वो नहीं पढ़ना है। बर्मा से भी युद्ध होता है, वो नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आप भारत में रहते और आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हो। और इस प्रकार अंग्रेजों ने सोचे पूरे भारत में कब्जा कर ली, और पूरे भारत में कब्जा करके धीरे धीरे अपनी एक एक पॉलिसी लाई और वन बाय वन करके अप्लाई किए, और अप्लाई करके हम देखेंगे कि कैसे राज किए, ठीक है। तो चलिए कल हम पढ़ेंगे अंग्रेज, अंग्रेजों के साथ साथ डेन और फ्रांसीसियों का आगमन हो, ठीक है। और उसकी अगली क्लास में फ्रांसीसी और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा। बहुत अच्छे से शॉर्ट में सिनॉप्स में बताएंगे। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का एक पन्ना बना लेना, एक पन्ना बना लेना यहाँ सिख का, एक पन्ना मैसूर का, एक पन्ना मराठा का, और वन शॉट में सारी चीजें क्लियर। नहीं तो बुक से पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, कौन कहाँ किसको आ रहा है मार रहा है, कुछ समझा ही में नहीं आ रहा है। ना तो अंग्रेजों को समझ में आ रहा है कौन किसको मार रहा है, ना यहाँ के नवाब को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको एक एक तरफ बना करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए।